गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM सब्जेक्ट में हम सब ने लास्ट वीडियो में बैंक क्या है, बैंक शब्द की उत्पत्ति और उनकी परिभाषाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। आज की इस वीडियो में हम सब आधुनिक बैंकों के क्या क्या कार्य है उन सब के बारे में समझेंगे। तो आधुनिक बैंक जो है, उन पहले वाले बैंकों में क्या होता था, उन बैंकों में केवल यही परिभाषाओं में अपन ने समझा कि बैंक क्या है। बैंक जो है मुद्रा के व्यवसायी है, जो मुद्रा का लेन देन करते हैं। जिनके पास जमाए है, खुद के पास अधिशेष है, उनको स्वीकार कर लेते थे जमाओं के रूप में, और जिनको वित्त की आवश्यकता है उन्हें ऋणों के रूप में वितरण कर देते थे। अब जो आधुनिक बैंक है, उनका काज केवल मुद्राएं स्वीकार करना या ऋण देना, ये केवल उनका प्राथमिक कार्य है। इसके अलावा भी अन्य कार्य है, जैसे अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, सामान्य उपयोगी सेवाएं उनके द्वारा क्या क्या दी जाती है, विदेश व्यापार के संबंध में वित्तीय व्यवस्था और प्रबंध की व्यवस्था कैसे की जाती है उनके द्वारा, और शाख निर्माण का कार्य भी किया जाता है। ये सभी कार्य जैसे जैसे आर्थिक विकास किसी भी देश का होता है, वहाँ पर इनका विस्तार होता जाता है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो वो फिर क्या करते हैं, फिर वो बैंकिंग से जुड़ते हैं। अगर किसी के पास, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कम है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो बैंकों के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनके पास पैसा है वो खुद के पास पड़ा रहेगा, और आवश्यकता है तो बाज़ार में गए, लेन देन किया और वापस आ गए। उनको लॉकर के रूप में जमा कराना, और किसी को मान लो लीज खरीदना है, लीज पर ज़मीन लेनी है, मशीनरी खरीदनी है, वो सब कामकाज वो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम आधुनिक बैंकों का कार्य है, प्राथमिक कार्य या परंपरागत कार्य जो चलता आ रहा है, वो अध्ययन करेंगे। तो प्राथमिक कार्य में पहला है जमाएं स्वीकार करना, और दूसरा ऋणों का वितरण करना। तो जमाएं स्वीकार करना सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो जमाएं स्वीकार कैसे की जाती है? ऐसे थोड़ी कोई भी आया, बैंक के पास गए, आप जैसे मान लो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है अपना विवरणी में, वहाँ पर गए और उनको कहा जी ये लो 10,000 रुपये जमा कर लो, तो क्या बैंक अधिकारी आपसे पैसे जमा कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपने परिभाषा में भी समझा था, बैंक अपने ग्राहकों के लिए मुद्रा के व्यवसायी होते हैं, ना कि अन्य के लिए। तो सबसे पहले आपको उस बैंक का ग्राहक बनना पड़ेगा। जिनको भी जमा कराना है, सबसे पहले वो वहाँ पर अपना खाता खुलवाएंगे। अब खातों के माध्यम से ही बैंक रुपया स्वीकार करता है। तो खाते कौन कौन से हो सकते हैं? नाम सुना है कभी? ज़्यादातर यही समझते हैं कि या तो सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, FD करवा ली, या फिर इसके अलावा भी अनेक खाते होते हैं। तो सबसे पहला है जो प्रचलित है, सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट में अपन अपने पास जो भी बचत है उसको बैंक में ले जा करके छोटी छोटी बचतों को जमा कराते हैं, और वही छोटी जमाएं किसी भी देश में पूंजी का निर्माण को प्रोत्साहन भी देती है। तो इसके लिए बैंक वाले अपने को जीरो अकाउंट बैलेंस में भी खाते खोल सकते हैं, या मिनिमम अमाउंट तय कर देते हैं कि आपको 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 5000, जो भी है उस बैंक की लिमिट है, उसके अनुसार आपको खाते खोलने की सुविधा दी जाती है। और जब एक बार खाता खुल जाता है तो उस खाते के माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं। बचत खाता में क्या होता है कि आपकी बचत को आप जमा कराते हो, तो इसमें आप जमाए चाहे जितनी बार जमा करा दो, लेकिन निकलवाने पर प्रतिबंध रखते हैं। जैसे कई बैंकों में है कि आप 6 महीने में 50 बार से ज़्यादा कैश नहीं निकलवा सकते, 100 बार से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। तो इसमें व्यवसायी के लिए यह अनुकूल खाता नहीं है, क्योंकि व्यवसायी एक दिन में कम से कम 100 ट्रांजैक्शन कर दे, 50 कर दे,
तो इसलिए उनके लिए बचत खाता नहीं होता। तो बचत खाता जिनकी छोटी जमाई है, कभी कभार जिनको काम पड़ता है महीने में 5-10 बार, वो वहाँ पर आके अपने लेन देन कर सकते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए भी सही रहता है। तो पहला तो हो गया बचत खाता। दूसरा है चालू खाता। नाम से ही सिद्ध होता है ये चालू है। चालू कैसे? यहाँ पर ऐसे नहीं कि वो सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, इसमें लेन देन चालू रहते हैं। यानी एक दिन में आपको 10 बार 20 बार जो जितनी बार मर्जी आए उतनी बार आप पैसा जमा करवा सकते हो या फिर निकलवा सकते हो। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए यह खाता खोला जाता है, जो कि दिन प्रतिदिन अपने लेन देन जिनके अधिक होते हैं। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा फायदा व्यापारियों के लिए ये है कि उन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है और वो स्वतंत्रतापूर्ण अपने व्यवहार बैंक के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि इस खाते में कोई भी तरीके से उनको ब्याज नहीं दिया जाता है, जबकि उनसे सेवाओं के लिए कुछ शुल्क भी बैंक वाले ले लेते हैं। तथा इस खाते में आपको एक सुविधा मिल जाती है कि ओवरड्राफ्ट, आपके खाते में पैसे नहीं है तो भी आपको ओवरड्राफ्ट यानी अधिविकर्ष की सुविधा, यानी आपके लिमिट ओडी लिमिट तय की जाती है। उस लिमिट के अनुसार अगर आपको 1 लाख रुपए की ओडी लिमिट है तो आपके खाते में जीरो बैलेंस होने पर भी आपको 1 लाख रुपए तक का कोई चेक आए, रुपए निकलवाने हो तो उसको आप निकलवा सकते हो। तो बचत खाता और चालू खाते में क्या फर्क हुआ? बचत खाता जो अल्प और मध्यम आय वर्ग के हैं, सैलरी पर्सन है, उन सब के लिए खोला जाता है और चालू खाता व्यापारियों के लिए खोला जाता है। चालू खाते में आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाता, जबकि बचत खाते में आपको ब्याज की सुविधा भी प्रदान की जाती है। तीसरा है स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाता यानी फिक्स कर दिया आपने डिपॉजिट कि आपने 1 माह हो, 6 माह हो, 1 वर्ष के लिए हो, 7 वर्ष के लिए हो, 5 वर्ष के लिए हो, जो भी आपने एफडी करवा ली उसके लिए आपको ये अकाउंट में आपको सुविधा रहती है कि आप एक बार 1 लाख रुपए से जैसे आपने एफडी बनवा ली तो उसको 5 वर्ष बाद में इतने % ब्याज से आपको पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये जिनके पास अतिशय ज़्यादा ही रहते हैं और वो सोचते कि अपने को इन्वेस्टमेंट करना है, बचत करनी है, बचत करके 1 लाख रुपए डलवा दिए, फिर 7 वर्ष बाद में उसको ब्याज सहित पैसा मिल जाता है, तो उसमें निश्चित रहता है कि अपने को ये ब्याज दर मिल जाएगी। चौथा है अपने गृह बचत खाता। तो गृह बचत खाता यानी होम सेविंग अकाउंट में इसमें क्या होता है, इसमें जिनके पास बचत कम होती है, जिन खाता धारकों के पास, और वो महीने के आखिर में एक साथ पैसा जमा नहीं करा पाते, तो उनके लिए घर पर ही बैंक वाले सुविधा देते हैं कि आपको एक तिजोरी या गुल्लक दे देते हैं और उस गुल्लक को आप घर पर ले जाते हो और उसमें डेली अपनी पूंजी जमा कराते हो और महीने के अंत में आप बैंक के पास उस गुल्लक खाते को जो आपने जमा कराए पैसे उसको वहाँ बैंक के खाते में जमा करवा सकते हो। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपने जो गुल्लक में पैसे डाल दिए उसको आप बीच में निकलवा नहीं सकते, तो इससे क्या आपके पास जो बचत जो नहीं हो पा रही थी वो आसानी से हो जाएगी। अगला है अनिश्चितकालीन जमा खाता। तो इसमें क्या है, ये भारत में प्रचलित खाता नहीं है, इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आप पैसा निकलवा सकते हो। जमा तो आपको स्वीकार कर ली जाती है लेकिन निकलवाने पर प्रतिबंध रहता है। अन्य जमा खाताओं में अपन देखेंगे आरडी अकाउंट, रिटायरमेंट स्कीम अकाउंट। तो आरडी अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता, यानी बार बार जिसमें आवर्ती होती है ऐसा खाता। इसमें नियमित रूप से एक निश्चित रकम आपके द्वारा बैंक में जमा की जाती है। वो बैंक के कमीशन एजेंट भी आपके पास आएंगे
वो क्या करेंगे, वो आपकी आरडी से डेली पैसे ले सकते हैं, महीने से पैसे ले सकते हैं और उसको जमा करवाते हैं, और इसमें ब्याज दर भी आपको ज़्यादा मिलती है। और सरकार का लक्ष्य यही रहता है कि इन छोटी छोटी बचत जमाओं को एकत्रित करके पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन दें, और वही पूंजी निर्माण बाद में निवेश के लिए, उद्योगों, उद्योगपतियों के लिए उपलब्ध आसानी से हो जाती है, और देश के आर्थिक विकास में भी योगदान होता है। अगला है अकाउंट, रिटायरमेंट स्कीम अकाउंट, जिसमें क्या होता है, इस योजना के तहत जमाकर्ता क्या करता है, प्रति माह एक निश्चित धनराशि बैंकों में वर्षों तक जमा कराता है, और जब भी वो सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के बाद में उसको पेंशन के रूप में हर माह मासिक रूप से उसको पैसा निकलवाने की सुविधा हो जाती है। और वो इस खाते से क्या फ़ायदा होगा, इस खाते से जो भी व्यक्ति निवृत्ति योजना का फ़ायदा उठाता है उसको फिर दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए उसको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बैंकों के द्वारा जो जमाएं स्वीकार की जाती है, जो उसका परंपरागत कार्य है, उसमें विभिन्न खातों के माध्यम से बैंक व्यवहार करता है, और इन व्यवहारों के द्वारा कोई भी खाता धारक उनमें बैंकों में पैसा जमा कराएगा। दूसरा है, अब जिनको जमा तो करवा देगा, अब जिनको पैसों की आवश्यकता है उन्हें बैंक क्या सुविधा देता है, तो उनके लिए कहेगा कि हम आपको जो हमारे पास बैंकों के पास जो जमा राशि है उन पर भी वो ब्याज देता है। अब उससे अतिरिक्त ब्याज वो उन ऋणियों से लेगा, जिनको भी लोन की आवश्यकता है उन्हें लोन देगा विभिन्न माध्यमों से। तो ऋण क्या है, उधार देना, तो उधार किनको दिया जाता है, जिनको ऋण की आवश्यकता होती है। बैंकों के पास जो जमा राशि है उन पर वो अपने समझाता था कि बैंक मुद्रा के व्यापारी होते हैं। अब व्यापारी क्या करेगा, व्यापारी कभी भी न लाभ न हानि पर काम नहीं करेगा, वो कुछ न कुछ कमाने के लिए वहाँ पर बैठा रहता है। तो बैंक भी मुद्रा के व्यापारी है, तो वो जैसे जमाओं पर जैसे मान लो 5% ब्याज दिया, तो ऋणों के रूप में क्या करेंगे, वो 7, 8, 10 जो भी रेट उनकी होगी, बाजार में जो प्रचलित दर है उसके आधार पर ब्याज लेंगे, और उस ब्याज की दर पर चाहे वो सामाजिक कामकाज के लिए किसी को व्यक्ति को आवश्यकता हो, कृषि कार्य के लिए ऋणों की आवश्यकता हो, या औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों संस्थाओं को ऋणों की आवश्यकता हो, या विदेशी व्यापार के लिए किसी को वित्त की आवश्यकता हो, उन सबको वित्त की ऋण की उपलब्धता बैंक के द्वारा कराई जाती है। तो ऋणों को किन किन माध्यम से बैंकों के द्वारा वितरण किया जाता है, उनमें सबसे पहला है नगद साख या कैश क्रेडिट, सीसी लिमिट जिनको अपन बोलते हैं। तो नगद साख के माध्यम से देता है, लोन्स और एडवांसेस के माध्यम से देता है, अधिविकर्ष या ओडी के माध्यम से देता है, और विनिमय बिलों की कटौती करके देता है। तो नगद साख क्या है, इस योजना के अंतर्गत या इन खाता धारकों को बैंक के द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था को उनके जो चल और अचल संपत्तियां हैं उनकी जमानत पर एक निश्चित मात्रा तक ऋण लेने का अधिकार देता है। क्योंकि सीसी लिमिट होती है, इसमें एक लिमिट तय कर दी जाती है कि इस लिमिट के अनुसार कोई भी व्यक्ति रुपया निकलवा सकता है। और सामान्य रूप से इसमें क्या होता है कि बैंक द्वारा जो रुपया निकाला गया है उस राशि पर ही ब्याज लिया जाता है। जबकि लोन्स और एडवांसेज में क्या होता है, 10 लाख का आपको अग्रिम जारी कर दिया, लोन सैंक्शन हो गया, तो उस 10 लाख पर पूरा ब्याज लगेगा, चाहे आप उसमें 1 लाख रुपये निकलो। जबकि सीसी लिमिट में क्या है, इसमें आपको जैसे 10 लाख रुपये सैंक्शन की लिमिट, तो आपने 5 लाख निकलवाए तो 5 लाख पर ब्याज लगेगा, 10 लाख निकलवाए तो 10 लाख पर। और यह सीसी लिमिट केवल व्यापारियों के लिए तय की जाती है कि जो कि उनके स्टॉक पर हो, डेटर्स पर हो, कि उनकी भुगतान की क्षमता कितनी है, और उसके आधार पर बैंक कितना प्रतिशत ब्याज
लेकर के उनको ऋण सैंक्शन कर सकता है। दूसरा अकाउंट है ऋण और अग्रिम। ऋण और अग्रिम के अंतर्गत क्या होता है, इसमें पर्याप्त जमानत ली जाती है और बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है पैसा। अब बैंक भी, क्योंकि इसमें पूरी राशि पर ब्याज इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये खाते में जमा हो जाता है। अब जमा होने के बाद बैंक अब आपने पैसा निकलवाया या नहीं निकलवाया है, उनको इस बात से मतलब नहीं है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि 10 लाख रुपए सैंक्शन हो गए अगर आपके, तो आप इनको कभी भी निकलवा सकते हो। तो इसलिए बैंक उनको काम में नहीं लेता है और आप पर पूरी ब्याज राशि संपूर्ण ऋण धन पर वो आपको चार्ज करते हैं। तीसरा है अधिविकर्ष की सुविधा, जो अपने को दी जाती है। किन पर मिलती है, यह केवल चालू खाता धारकों को मिलती है। इनमें क्या होता है, व्यापारी के लिए सुविधा होती है कि आप, अगर आपके पास पैसा है या नहीं खाते में, आपकी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और एक ही अल्पकालीन सुविधा होती है, ऐसे नहीं इसको परमानेंट मान लिया। फाइनेंस मैनेजमेंट में अपन देखते हैं रेशियो एनालिसिस में, इसको करंट माने एसेट्स या इसको नॉन करंट एसेट्स माने, तो वहाँ भी दो उसमें पक्ष चलते हैं, दोनों तरह से मेथड से अपन इसको हल करते हैं। तो यह सुविधा केवल चालू खाता धारकों को दी जाती है और अच्छी साख जिनकी होती है उनको बिना जमानत के यह अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लास्ट इसमें विनिमय पत्रों की कटौती। बैंक वाले क्या करते हैं, जो व्यापारियों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर विनिमय विपत्र लिख दिए कि मैं आपको 3 महीने के बाद में ये इतना पैसा दे दूंगा। अब वो 3 महीने तक दूसरे का इंतज़ार थोड़ी करेगा व्यापारी का, वो जाएगा बैंक में जा कर के उनको बैंक अधिकारी से कहेगा मैं इस फर्म के ये इतने रुपए का विनिमय पत्र मेरे को प्राप्त हुआ है, आप इसको कटौती करके यानी डिस्काउंटेड करके ब्याज राशि जो होती है उसको पहले से ही वो डिडक्ट करके आप मेरे को भुगतान कर दीजिए, जब वो पैसा देगा तो मैं आपको भुगतान कर दूंगा। इस प्रकार से यह भी एक ऋण की सुविधाएं अपने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम सब ने प्राथमिक कार्य जो बैंक के होते हैं उन सबको पढ़ा, समझा। अगले जो इनके अभिकर्ता, सामान्य उपयोगी और विदेशी विनिमय संस्था से संबंधित कामकाज है वो आगे के लेक्चर में हम सब यहाँ पर समझेंगे।